हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे टर्म रिलेटेड टू क्रॉप, या हम बोल सकते हैं कि फसलों से संबंधित कुछ प्रोसेसेस होती है। ठीक है, फसलों से संबंधित कुछ टर्म्स हैं, या हम बोल सकते हैं फसलों में कुछ प्रोसेसेस होती है, उन प्रोसेस को क्या कहते हैं और प्रोसेस होती क्या है। डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन आता है तो उन सबको हमने कलेक्टिवली जो है एक जगह रख के जनरल एग्रीकल्चर में उसको हम पढ़ लेंगे। क्रॉप के साथ फिर से पढ़ेंगे, जैसे क्रॉप में हम जूट के अंदर रेटिंग पढ़ते हैं, है ना, जो है हम स्टेपिंग पढ़ते हैं, रिबिन रेटिंग पढ़ते हैं। तो ये जितनी भी प्रोसेस है, जितने भी टर्म्स हैं, हम कलेक्टिवली एक जगह एक साथ हम पढ़ रहे हैं। जो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आरयू एसएडब्ल्यू पेपर में, क्वेश्चन इससे था। ठीक है, तो यहाँ से हम बिल्कुल जो है सारी चीज़ क्लियर यहाँ से करेंगे। क्रॉप, जब आप क्रॉप पढ़ोगे ना तो आपको क्रॉप इजी लगेगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमने जनरल एग्रीकल्चर में पढ़ ली है क्रॉप से रिलेटेड, तो क्रॉप वाला पार्ट हमारा इसलिए भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ मैंने ये जो बैकग्राउंड या ये जो रखा है ना वो इसलिए रखा है क्योंकि कुछ मैंने डायग्राम भी ऐड किए हुए हैं यहाँ पे, ताकि डायग्राम से मैं टर्म्स को समझा सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले बात करेंगे व्रैपिंग, टाइंग और क्रॉपिंग। ठीक है, अब चाहे हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो एक ही, आपको हिंदी वाले बच्चों को भी यही नाम याद रखना पड़ेगा। अब चाहे यहाँ पे व्रैपिंग लिख लो हिंदी में, ठीक है, व्रैपिंग, लेकिन आपको याद यही रखना पड़ेगा। इसको टाइंग लिख लो हिंदी में और इसको क्रॉपिंग लिख लो। ठीक है, क्योंकि हिंदी में भी यही लिखा मिलेगा आपको, इंग्लिश में भी यही लिखा मिलेगा, पेपर में यही चीज़ आनी है, इसका हिंदी मीनिंग नहीं आएगा। व्रैपिंग का व्रैपिंग ही लिखा मिलेगा, टाइंग का टाइंग लिखा मिलेगा, क्रॉपिंग का क्रॉपिंग लिखा मिलेगा। ठीक है, इसलिए इन शब्दों को इंग्लिश में ही पढ़े तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि व्रैपिंग, टाइंग और क्रॉपिंग होता क्या है। समझना बात को। व्रैपिंग ये तीनों जो है किस क्रॉप में करते हैं, किस फसल में ये प्रोसेस होती है, किस फसल में प्रोसेस होती है, तो शुगर केन में। ठीक है, ठीक, शुगर केन के अंदर ये प्रोसेस होती है। याद रखना, ये प्रोसेस किस में होती है, गन्ना में। कहाँ होती है, गन्ने के अंदर ये प्रोसेस होती है। और ये जो प्रोसेस है मैं आपको बता दूं, और ये कहाँ होती है, क्रॉपिंग जो है अलग से ये बनाना में भी होती है। ठीक है, बनाना में भी होती है। कौन सी, क्रॉपिंग। क्रॉपिंग जो है बनाना के अंदर भी होती है, आगे भी इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की कि व्रैपिंग, टाइंग और क्रॉपिंग किस क्रॉप के अंदर होती है, तो शुगर केन और गन्ने के अंदर ये प्रोसेस होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो टर्म है किस क्रॉप से संबंधित है, तो आपको सीधा वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल भी बताऊंगा, व्रैपिंग, टाइंग और क्रॉपिंग होता क्या है। जनरली बच्चों को इन वर्ड में मुझे जहाँ तक लगता है कि शुगर केन के अंदर व्रैपिंग, टाइंग और क्रॉपिंग, ये तीनों वर्ड को लेके काफ़ी कंफ्यूजन बच्चों के अंदर रहता है कि व्रैपिंग का मतलब क्या है, टाइंग का मतलब क्या है, क्रॉपिंग का मतलब क्या है। होता तीनों का मतलब सेम ही है कि ये तीनों क्या करते हैं, गन्ने जो है ना हमारा, जो शुगर केन है उसको सपोर्ट देने का काम करते हैं, लेकिन तीनों का तरीका अलग अलग है। ये बच्चों को नहीं पता है या समझ में नहीं आता है कि व्रैपिंग, टाइंग और क्रॉपिंग तीनों करते कैसे हैं। ठीक है, तो अगर जिसको पता है वो जरूर कमेंट्स में लिखना कि हाँ सर पता था, और नहीं पता तो बता देना कि सर नहीं पता था, और आपने जो बताया उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। देखो व्रैपिंग, व्रैपिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये हमारे शुगर केन से, ठीक है, ये शुगर केन है, इन सबको आपस में क्या करते हैं, इस तरीके से लेके और जो पत्तियां होती है उस इस तरीके से उनको बांध देते हैं। इसको बोलते हैं व्रैप करना, व्रैपिंग। व्रैपिंग करते हैं ना हम, जैसे गिफ्ट को रैप करते हैं, तो गिफ्ट क्या रहता है, गिफ्ट को रखते हैं और जो पन्नी होती है उसको चारों तरफ से इस तरीके से पूरा रैप कर देते हैं ना, पूरा उसको गिफ्ट को पैक कर देते हैं। उसी तरीके से जो गन्ने होते हैं ना, इनको आपस में ऐसा पकड़ते हैं और जो हरी पत्तियां होती है, ग्रीन जो लीव्स होती है, हरी पत्तियों से उनको इस तरीके से बांध देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रैपिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, रैपिंग। अब समझना यहाँ पर कि मैंने क्या बोला, ग्रीन लीव्स को, जो हरी पत्तियां होती हैं उनको बांधते हैं, इसमें जो सूखी पत्तियां होती हैं उनको निकाल देते हैं। जो सूखी पत्तियां होती है, नीचे की जो पत्तियां होती हैं, चाहे वो ग्रीन हो या सूखी हो, तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें सूखी पत्तियां निकाल देते हैं। दूसरी जो ऊपर की ग्रीन पत्तियां होती हैं उनको लेके इसको रैप कर देते हैं। ठीक है, रैपिंग कर देते हैं। ठीक है, तो समझ जाना यहाँ पे कि ये जो शुगर केन है, इनको अब डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होती है, पर आगे मैं आपको बताऊँगा इसका। तो रैपिंग का मतलब यही हो गया कि 4-5 गन्ने, जैसे ये मान लो ये शुगर केन है, 1 2 3 4, इसको ऐसे कलेक्टिवली ऐसे लिया, ऐसे और इस तरीके से बांध दिया टाइट। ठीक है, रैप कर दिया। ठीक, दूसरा हो गया टाइंग। टाइंग का मतलब समझना, अभी मैंने क्या बोला कि इस तरीके से जो शुगर केन थे इनको हमने क्या किया यहाँ पर, ये, ठीक है, इस तरीके से हमने शुगर केन को यहाँ पर बांध दिया था। ठीक है, ये इस तरीके से हमने हरी पत्ती लेकर यहाँ पर, चलो कलर भी हरा ही ले लेते हैं। ठीक है, हरी पत्तियों से इस तरीके से इनको बांध दिया था। बांधने का यही प्रोसेस हमने अगले में भी की होगी, जैसे यहाँ पर ये है। ठीक है, कुछ अगले आगे के जो कुछ रोज है वहाँ पर भी लेके हमने क्या किया होगा, इनको बांधा होगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बांधा होगा। तो ये तो हो गई रैपिंग। ठीक, इनको रैप कर दिया। अब ये होता है टाइंग का मतलब होता है कि इन दोनों को आपस में, अब ये दो है, ठीक,
अब इन दोनों को भी सपोर्ट देना है। देखो इन तीनों का मतलब होता है, पहली चीज तो समझ लो तीनों का मतलब क्या होता है। तीनों का मतलब होता है प्रोवाइड दी फिजिकल या मैकेनिकल सपोर्ट। तीनों का मतलब क्या है? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्रिवेंट लॉजिंग। ठीक है, मतलब यांत्रिक सहारा देना ताकि गिरने से बचने के लिए यांत्रिक सहारा देना। ठीक है, क्या हो गया? गिरने से बचने के लिए यांत्रिक सहारा देना, यांत्रिक सहारा देना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तीनों का मतलब सेम है। मैंने बोला रैपिंग का मतलब ये मैंने लिखा ये रैपिंग है। ठीक है, इसको हमने रैप कर दिया, ठीक, ताकि ये गिरेगा नहीं। अब जैसे कि मान लो ये अलग है, ये अलग है, अब इन दोनों को और हमें सपोर्ट देना है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को भी आपस में बांध देंगे। ठीक है, इन दोनों की टाइंग कर देंगे, इसको बोलते हैं टाइंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? टाइंग। ठीक, इन दोनों को भी आपस में बांध देते हैं, मतलब क्रॉस वाइज बांधते हैं। टाइंग कैसे करते हैं हम? याद रखना, क्रॉस वाइज करते हैं, क्रॉस वाइज करते हैं। जैसे मान लो ये रो है, ये रो है, तो ये मान लो यहाँ पर एक हमने कर रखा, यहाँ पर कर रखा, तो इन दोनों को आपस में बांध दिया। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस वाइज यहाँ पर टाइंग करते हैं। तो टाइंग का मतलब ये हो गया। अब प्रोपिंग का मतलब हो गया कि मान लो और सपोर्ट देना है तो इसको बम्बू से सपोर्ट दे देते हैं। ठीक है, किससे? बम्बू से। ठीक, बांस से दे देते हैं, बांस से या बम्बू से सपोर्ट दे देते हैं। तो और अगर बम्बू से सपोर्ट देना हो, ठीक है, इस तरीके से बम्बू से सपोर्ट दे देते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं प्रोपिंग। ठीक, प्रोप मतलब किसी भी एक बम्बू हो गया या स्टिक हो गया, उससे सपोर्ट देना, ये हो गया प्रोपिंग। फिर हमने रैपिंग की, कुछ गन्नों को आपस में लेकर उसको ग्रीन हरी पत्तियों से बांध दिया, ये रैपिंग हो गया। और जो रैपिंग किए हुए जो अलग अलग बंडल है, दो रैपिंग किए हुए अलग अलग बंडल है, उनके क्लम्स को लेकर, ठीक है, उनके क्लम्स को लेकर उनकी टाइंग कर दी। ठीक है, ये इन तीनों का मतलब होता है। तो जनरली पूछा ही जाएगा कि ये किस क्रॉप से रिलेटेड है, तो शुगर केन से मतलब होता है फिजिकल सपोर्ट देना या सहारा देना ताकि वो गिरने से लॉजिंग ना हो, उनमें गिरे नहीं। हवा तेज चल रही तो गिरे नहीं, या इरिगेशन हमने दे दिया और हवा चल रही है तो वो आपस में गिर जाएंगे, क्योंकि जड़ें इरिगेशन के टाइम इरिगेशन देते तो जड़ें थोड़ी सी क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, क्योंकि सोइल गिरी रहती है। तो इस तरीके से इन तीनों का यूज करके जो है प्रॉपर वहां पर किया जाता है। क्लियर है? जैसे आप डायग्राम में देखोगे तो ये यहाँ पर आपको दिखेगा, ये इस तरीके से बांधा हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इस तरीके से बंधा हुआ है ग्रीन पत्तियों से, इसको रैपिंग है। फिर एक को इस दूसरे से बांध देते हैं, ये हो गया टाइंग। और यहाँ मान लो बम्बू से सपोर्ट दे देते हैं, तो ये हो गया आपका प्रोपिंग। ठीक है, ये तीन ही तरीके से देखा, बम्बू से दिया हुआ सपोर्ट है। क्लियर? तो ये तीनों टर्म्स जो है गन्ने से शुगर केन से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं ट्रेसिंग या डी ट्रेसिंग। ठीक है, जनरली आपको मिलेगा डी ट्रेसिंग। तो डी ट्रेसिंग का मतलब क्या है? ठीक है, क्या बोलेंगे? डी ट्रेसिंग। डी ट्रेसिंग का मतलब है कि नीचे की जो पत्तियां होती है, सूखी पत्तियां, उनको निकाल देना। ठीक है, जो ड्राई लीव्स है, रिमूवल ऑफ ड्राई लीव्स। पहले तो ये किस क्रॉप में करते हैं? सबसे पहला पॉइंट तो ये आएगा कि किस क्रॉप में करते हैं, किस फसल में करते हैं। तो ये करते हैं शुगर केन के अंदर। ठीक है, किस में करते हैं? शुगर केन, मतलब गन्ना के अंदर ये किया जाता है प्रोसेस। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब होता है रिमूवल, क्या आ जाएगा? रिमूवल ऑफ ड्राइड लीव्स, ड्राई लीव्स को रिमूव करना, एंड लोअर ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स। ठीक है, ठीक, याद रखना क्या? एक तो जो सूखी पत्तियां हैं, क्या हो जाएगा? सूखी पत्तियों को, सूखी पत्तियों को हटाना तथा नीचे की हरी पत्तियों को भी निकाल देना, पत्तियों को भी हटाना, याद रखना। ठीक है, सूखी पत्तियों को भी हटा देते हैं और नीचे की जो, जैसे ये सूखी पत्ती आपको दिख रही है, इसको भी हटा देते हैं, और नीचे की अगर कोई ग्रीन लीव्स है, यहाँ पर नीचे भी ग्रीन लीव्स है, उनको भी हटा देते हैं। क्योंकि क्या होगा, सूखी पत्तियां तो क्या है, एक तो क्या कर रही है? डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा अंदर कर रही है। दूसरी चीज़ क्या होती है? जो ग्रीन लीव्स होती हैं, ये ग्रीन लीव्स क्या करती है? नीचे से हम जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह देते हैं या जो हम जो पोषक तत्व देते हैं, ये क्या कर रही है? अननेसेसरी जो है उन पोषक तत्वों को ले रही है, इनका कोई यूज़ नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें वो जो भी पोषक तत्व या जो भी चीज़ें हम दे रहे हैं प्लांट को, वो कहाँ ना जाना चाहिए? इस स्टेम में ऊपर जाना, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तभी तो हमारा कैन होगा, उसमें जो है जूस अच्छा खासा बनेगा। ये नीचे के लिए ग्रीन लीव इसलिए हटा देते हैं। ठीक है, जनरली
जनरली आपने देखा होगा कि जितने भी हम ये प्रोसेस करते हैं उसमें नीचे की पत्तियां हैं, नीचे के जो सकर्स होते हैं, लेटरल ब्रांचेस होते हैं, उनको हम हटाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो जाइलम फोइलम के थ्रू जो वाटर और जो फूड है वो प्रॉपर जो है प्लांट में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ स्टेम में या ऊपर की लीव्स में प्रॉपर तरीके से पहुंचे। क्लियर है? तो ये ट्रेसिंग हो गया, डिट्रेसिंग हो गया। एरोइंग, एरोइंग कुछ नहीं होता। एरोइंग जो है ये शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? एरोइंग बोल देते हैं। तो ये एरोइंग होता किसमें है? तो ये भी शुगर केन, ठीक है, ये भी क्या है? शुगर केन, गन्ने में होता है, ठीक है। और ये है क्या है? ये इन्फ्लोरोसेंस है, इन्फ्लोरोसेंस ऑफ शुगर केन। ये शुगर केन का क्या है? एक प्रकार का पुष्प क्रम है। क्या लिखेंगे? पुष्प क्रम किसका? गन्ने का, गन्ने का पुष्प क्रम, ठीक है। ये जो आपको फ्लावर दिख रहा है ना, ये इस तरीके फ्लावर को ही एरोइंग बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से फ्लावर को ही एरोइंग बोलते हैं। तो ये जनरली पूछ लेते हैं कि एरोइंग जो है या इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन, शुगर केन के लिए इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? तो उसको एरोइंग कहते हैं। बस इतना आपको याद रखना और कुछ इसमें याद नहीं रखना, ठीक है। जैसे आप पेनिकल वगैरह पढ़ते हो, है ना, पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस, जैसे राइस के अंदर पेनिकल होता है, इस तरीके से शुगर केन में एरोइंग होता है। अब देखो रटूनिंग, रटूनिंग ये प्रोसेस किसमें करते हैं? रटूनिंग की जो क्रिया होती है ये भी किसमें होती है? शुगर केन के अंदर होती है। किसमें होती है? शुगर केन के अंदर, गन्ने में होती है, ठीक है, गन्ना क्रॉप के अंदर ही होती है। अब इसके अंदर होता क्या है? इसमें क्या करते हैं, जो क्रॉप हमने ली है उस क्रॉप को हार्वेस्टिंग करने के बाद, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पर ये क्रॉप ली हुई थी, ठीक, इस क्रॉप को हमने यहाँ से हार्वेस्ट कर दिया। हार्वेस्ट करने के बाद जो इसके स्टेबल बचे, ठीक है, ये स्टेबल्स बचे, इन स्टेबल से वापस क्या करना है? हम अगली क्रॉप ले लेते हैं। इन स्टेबल्स को हम हटाते नहीं है ना, पर कोई हम जो है क्या करते हैं? कल्टीवेशन नहीं करते हैं, कोई प्लोइंग वगैरह नहीं करते ट्रैक्टर से। हमने जो मेन क्रॉप थी उसको ले लिया, लेने के बाद यहाँ पर जो स्टेबल बच गए, जो रेसिड्यूज बच गए, इनको हम वापस खेत में ऐसा ही छोड़ देते हैं और इससे हमारी एक नई क्रॉप तैयार हो जाती है। इसको हम बोलते हैं रटून क्रॉप, ठीक है। मतलब क्या हो गया? ये एक प्रकार की क्या है? प्रैक्टिस है, ग्रोइंग ऑफ जो है शुगर केन को ग्रोइंग करने की प्रैक्टिस है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो मेन क्रॉप लेने के बाद जो स्टेबल बच जाते हैं, जो रेसिड्यूज बच जाते हैं, उसी से जो है सेकेंड क्रॉप या नेक्स्ट क्रॉप तैयार हो जाती है, ठीक है। हम बोल सकते हैं ग्रोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप फ्रॉम दी स्टेबल ऑफ प्रीवियस क्रॉप। हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? हम रटूनिंग का मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ क्रॉप फ्रॉम दी stubbles of previous crops या previous vegetative part। जो पहले जो हमने क्रॉप ली थी उसके जो रेसिड्यूज या स्टेबल्स जो बच गए हैं, उसी से हमने क्या कर ली? नई क्रॉप यहाँ पर ग्रो कर ली, नई क्रॉप यहाँ पर हो गई। उसी को हम बोलते हैं क्या? रटूनिंग बोलते हैं। रटूनिंग की क्रॉप एक ही बार लेते हैं, ध्यान रखना, एक ही बार जो होती है वो सक्सेसफुल होती है। ऐसा नहीं कि आपने काटा, हर बार काटा और नहीं बन गई, हर बार काटा नहीं बन गई, सक्सेसफुल नहीं है। जनरली जो है एक बार रटूनिंग ही सक्सेसफुल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक बेसिक चीज़ें एक साथ पढ़ा रहा हूँ, बाकी जब हम क्रॉप पढ़ेंगे ना तो क्रॉप में इनकी बेहतरीन तरीके से और डिटेलिंग हम करेंगे। चीज़ें समझ में आ रही है? यहाँ एक साथ हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हम क्रॉप पढ़ते हैं, कई बार क्रॉप हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं, कई बार क्रॉप हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो है टाइंग की प्रोसेस किसके अंदर की जाती है, तो आप सीधे एक साथ आपने पढ़ा हुआ, आप सीधे बोल दोगे सर गन्ने के अंदर की जाती है, ठीक है। मैं आपसे फ्लोपिंग की प्रोसेस किस में करते हैं, करिंग की प्रोसेस किस में करते हैं, टिपिंग की प्रोसेस किस में करते हैं, तो सारी प्रोसेस हम एक जगह इसलिए पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि ये प्रोसेस किसके अंदर होती है, क्रॉप का बस नाम पूछे किस क्रॉप के अंदर होती है, बस इतना सा पूछा जाता है। तो हालांकि हम क्रॉप के साथ फिर भी पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहाँ आप एक साथ सारी याद कर सकते हो। देखो ये डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, ये बंदा क्या कर रहा है, दोनों तरफ मिट्टी चढ़ा रहा है, ये दोनों तरफ मिट्टी चढ़ा रहा है। और ये मिट्टी चढ़ाने की जो प्रोसेस है ये किन किन क्रॉप में होती है पहले उसको समझ लो। ये अर्थिंग का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना, ठीक है, मिट्टी चढ़ाना, ठीक है, अर्थिंग आपको होता है मिट्टी चढ़ाना। अब ये मिट्टी चढ़ाने की प्रोसेस जो है किस किस क्रॉप के अंदर होती है उसको समझ लो। ये जो किस किस क्रॉप के अंदर होती है, तो ये प्रोसेस होती है एक तो शुगर केन के अंदर, जो आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा, ठीक है, किस में होती है, गन्ना में, ठीक। इसके अलावा गन्ना क्या होता है, पोटैटो में होती है, पोटैटो मतलब आलू के अंदर होती है, ठीक है। आलू के साथ इसमें क्या होती है, ग्राउंड नट के अंदर भी ये प्रोसेस होती है। मतलब ज़्यादातर ये प्रोसेस किन के अंदर होती है, किन के अंदर होती है, जो हमारी रूट क्रॉप्स होती है ना, या हम बोल सकते हैं जो जमीन के अंदर क्रॉप्स होती हैं, और इस प्रकार की जैसे पोटैटो हो गया, ग्राउंडनट हो गया, वहाँ पर अर्थिंग अप की जरूरत पड़ती है। देखो समझना, अब ये तीनों में मतलब अलग अलग है, तीनों में करते जरूर है लेकिन अलग अलग उद्देश्य से करते हैं। देखो शुगर केन के अंदर क्यों करते हैं, देखो यहाँ पे शुगर केन के अंदर कर रहे हैं, पहली चीज एक तो क्या है
कि अर्थिंग अप करने से क्या होगा, यहाँ पर लॉजिंग से बचेंगे। तो एक तो हो जाएगा प्रिवेंट लॉजिंग, ठीक है, मतलब गिरने से बचाने के लिए, गिरने से बचाने के लिए, गिरने से बचाने के लिए भाई मिट्टी चढ़ा देंगे तो प्लांट को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा दोनों तरफ से। भाई इस तरफ से मिट्टी चढ़ जाएगी और इस तरफ से भी मिट्टी चढ़ जाएगी, तो क्या होगा, प्लांट को सपोर्ट मिल जाएगा, ये आसानी से गिरेगा नहीं। दूसरी चीज इसमें एक और कारण है इसका करने का कि जो वाटर है, पानी हम इरिगेशन जो देते हैं, ठीक है, मान लो अब हम इरिगेशन यहाँ देंगे, ठीक है, इसमें हम इरिगेशन कहाँ देंगे, ये वाला हिस्सा में, ये बन गया क्या, फरो, और ये तो हो गया रीच, ये हो गया रीच। तो पानी हम यहाँ पर देंगे तो पानी क्या होगा, ये पानी जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा इसके शुगर केन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, और डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या होगा, इसमें सड़न लगने की जो संभावना है वो न के बराबर हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार की रोटिंग जो है या जो सड़न है वो नहीं आएगी, क्योंकि अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहेगा तो इसमें सड़न आने के चांसेस बढ़ जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पर क्या किया, ये रीच बन गया और ये बीच में फरो हो गया, तो इरिगेशन हम यहीं पे देंगे, तो जो प्लांट है, जो इसका पौधा है, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा पानी के, ठीक है। तो एक रीजन ये भी होता है। तो क्या है दूसरा रीजन, कि अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू दी प्लांट, ठीक है, मतलब प्लांट से जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, उसको हटाना, मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू दी प्लांट। जो सीधा संपर्क है रोकना, पौधे से सीधा पानी का, या एक्चुअल अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू दी प्लांट, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर टू दी प्लांट। फिर से लिखो, क्या लिखा मैंने, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर टू दी प्लांट, मतलब कॉन्टेक्ट किसका, पानी का, मतलब पानी का पौधे से सीधे संपर्क को रोकना, पानी का पौधे के सीधे संपर्क को रोकना, ठीक है। ये दो रीजन होते हैं इसके शुगर केन में करने के, ठीक है। नाम प्रोसेस एक ही है लेकिन उसका पर्पज अलग अलग हो सकता है। आपको चीजें सही से दिख रही है नहीं, ठीक है, क्लियरली सब कुछ विजिबल है, ठीक है। तो शुगर केन में करने का रीजन दो है, एक तो लॉजिंग जो गिरना है उससे बचाने के लिए कर सकते हैं, और दूसरा पानी को पौधे से सीधे संपर्क में ना आ पाए उसके लिए करते हैं। पोटैटो के अंदर क्यों करते हैं, पोटैटो के अंदर करने का सबसे मेन रीजन होता है, इसमें आपने देखा होगा कि जब हम कई बार जो आलू खरीद के लाते हैं तो उसमें आपको आलू जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जैसे मान लो ये हमारा एक क्या है, आलू हमने ले लिया, ठीक। अब इस आलू में आपको कई बार ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि इस आलू में जो है आपको कहीं कहीं हरापन देखने को मिल जाता है, ऐसे ग्रीन हो जाता है आलू। तो ग्रीन होने का कारण क्या है कि ये मान लो ये सोइल है, ठीक, ये सोइल है, क्या ये सोइल है आपकी, ये सोइल है, ये पूरे आलू पे यहाँ पर सोइल है, ठीक, यहाँ पर भी पूरे आलू में सोइल है, और इतना क्या हो गया, ये पानी ये सोइल के संपर्क में नहीं है, इस तरफ से ये क्या है, सीधे ओपन है, सोइल से ढका हुआ नहीं है। अब ये ढका हुआ नहीं है तो क्या होगा, ये सन लाइट जो है इसकी, सन की जो रेज है सीधे इसके ऊपर आएगी, सीधे इसके ऊपर आएगी। अब सन की लाइट जो सीधे इसके ऊपर आएगी तो क्या करेगा, याद रखना, ये जो ट्यूबर है, ठीक है, ये क्या है, ये ट्यूबर है, क्या है ये है ट्यूबर, मतलब ये नीचे तो ट्यूबर ही बोलेंगे ना, या पोटैटो है। ये क्या करता है, सनलाइट की प्रेजेंट में, ये सनलाइट के प्रेजेंट में क्या कर लेता है, ये सनलाइट के प्रेजेंट में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करने लगता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण ये शुरू कर देता है। अब ये प्रकाश संश्लेषण करेगा तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, क्लोरोफिल जरूरी होता है, और ये क्लोरोफिल की जो है यहाँ पर ये जो क्लोरोफिल की वजह से, सनलाइट के डायरेक्ट पड़ने की वजह से इसमें हरापन आ जाता है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं सोलेनिन। क्या बोलते हैं, सोलेनिन, सोलेनिन हम इसको बोल देते हैं, जो आलू का हरापन होना। तो इसीलिए इससे बचने के लिए, आलू के हरेपन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें अर्थिंग हम करते हैं। भाई इस तरफ भी क्या करेंगे, मिट्टी चढ़ा देंगे, तो ये डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में नहीं आएगा और ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा और हरा नहीं होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि ये भी क्लोरोफिल कर सकता है। तो ये है, ग्राउंड नट में भी सेम यही रीजन है, ग्राउंड नट में भी यही सेम रीजन है कि जो यहाँ पर ये एक तो इसका पेगिंग होती है, इसके पेग जो है अंदर की तरफ जाते हैं और यहाँ पर जो है मूंगफलियाँ जो है बनती है।
तो भैया ये कहीं ऊपर ना रह जाए, है ना, ये ऊपर ना रह जाए। ऊपर रहेगी तो इसमें क्या होगा, ग्रेन नहीं बनेगा और डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा। इसे बचाने के लिए इसमें भी अर्थिंग अप करते हैं। क्लियर है, तीनों की चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अर्थिंग अप के बाद प्रोपिंग। प्रोपिंग में बता चुका हूँ क्या देना, सपोर्ट देना। कौन सा, जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्लांट को क्या करना, सपोर्ट देना। सपोर्ट देना मतलब सहारा देना, ठीक है, प्लांट को क्या देना, सहारा देना। ये प्रोसेस किस में करते हैं तो मैं बता चुका हूँ, बनाना के अंदर भी करते हैं और शुगर केन के अंदर भी करते हैं, ठीक है। शुगर केन और बनाना दोनों के अंदर ये प्रोसेस की जाती है, ठीक। ये इस तरीके से बांध देते हैं बम्बू से, ठीक। ये शुगर केन के अंदर ये बोला मैंने कि सबको इकट्ठा करके ये बम्बू से बांध दिया, और ऊपर से क्या करते हैं हम यहाँ पे रैपिंग कर देते हैं, और एक प्लांट को दूसरे के साथ करना टाइम हो जाता है। और आप देखो बनाना में किस तरीके से करते हैं, ये प्रोपिंग हो गया। डीसकरिंग, डीसकरिंग की प्रोसेस किस में करते हैं तो याद रखना, डीसकरिंग की प्रोसेस एक तो करते हैं टोबैको, इसके अंदर करते हैं, टोबैको के अंदर और बनाना के अंदर, दोनों में ये प्रोसेस की जाती है। डायरेक्ट आपसे ये पूछेगा किसमें, तंबाकू में और केला में, तंबाकू और केला में ये प्रोसेस की जाती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ये नीचे की जो सकर्स होते हैं ना, ये तो मेन प्लांट हो गया है, ये तो मेन प्लांट हो गया। इस मेन प्लांट के अलावा यहाँ पर क्या होता है, नीचे सकर्स होते हैं, इस तरीके से सकर्स निकल जाते हैं ये, या लेटरल ब्रांचेस होती है। तो इन लेटरल ब्रांचेस को हटाना, अब मैं पहले ही बता चुका हूँ इसको हटाने के पीछे रीज़न क्या होता है, इन ब्रांचेस को हटा देना, निकाल देना। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि अननेसेसरी जो है फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं। हमने यहाँ पर कुछ न्यूट्रिएंट वगैरह दिया तो अननेसेसरी क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो अगर इनको हम हटा देंगे तो जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह है वो सीधा कहाँ मिलेगा, प्लांट को मिलेगा, ठीक है। इसके पीछे रीज़न यही है। तो क्या करता है, इसको मतलब क्या है, इसको हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ लेटरल ब्रांच, लेटरल ब्रांचेस आर सकर्स, ठीक है। लेटरल ब्रांचेस और सकर्स को हटाना। जो लेटरल ब्रांचेस है ये निकली हुई, ठीक, ये लेटरल ब्रांचेस होती है, ये लेटरल ब्रांचेस इस तरीके से, इनको हटाना, और जो केले में नीचे सकर्स निकले हुए रहते हैं इनको हटाना। इसका रीज़न क्या है कि जो फूड मटेरियल है, जो हम पोषक तत्व दे रहे हैं या जो पानी दे रहे हैं, जो भी है वो प्लांट में ऊपर की तरफ पत्तियों में, जैसे टोबैको की बात करें तो कहाँ जाना चाहिए, पत्तियों में जाना चाहिए। तो ऊपर की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें वो जाना चाहिए, ठीक है, ठीक। और जो केला है, केले में भी क्या है, जो न्यूट्रिएंट वगैरह है वो मेन प्लांट में ऊपर की तरफ जाना चाहिए, इसलिए नीचे सकर्स को हम हटा देते हैं, ठीक। चलिए अब आता हूँ डीटेसलिंग। डीटेसलिंग किस में करते हैं, डीटेसलिंग की जाती है मेज के अंदर, ठीक है। डीटेसलिंग किस में करते हैं, मेज के अंदर, मक्का के अंदर ये करते हैं। मतलब क्या है इसका, मतलब है रिमूवल ऑफ मेल प्लांट, ठीक है। क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, ठीक है। मेल पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं। देखो अब मेज का प्लांट आप देखोगे ना, मेज जो है क्या होता है, एक प्रकार का मोनोसियस प्लांट होता है। कौन सा होता है, मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस प्लांट का मतलब होता है द्विलिंगी, हिंदी में बोलोगे द्विलिंगी, मतलब इसमें मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पर होते हैं। दोनों फ्लावर जो है सिंगल प्लांट पर होते हैं, एक ही प्लांट पर होते हैं, सिंगल प्लांट पर ही होते हैं मेल और फीमेल फ्लावर दोनों, ठीक है। एक ही प्लांट पर क्या होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं, ठीक है। ये जो है मेल प्लांट को यहाँ पर निकाल रहा है, और नीचे क्या होता है, फीमेल प्लांट होता है, ये फ्लावर होता है, ये मेल फ्लावर होता है। एक ही प्लांट पर दोनों होते हैं, इसको मोनोसियस बोलते हैं, ठीक है। मोनोसियस प्लांट बोलते हैं, मतलब द्विलिंगी, मतलब एक ही प्लांट पर दोनों लिंग मिल जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों मिल जाएंगे, मादा और नर दोनों जो है अंग एक ही फूल के अंदर मिल जाते हैं, एक ही फ्लावर के अंदर, ठीक है। एक ही फ्लावर के अंदर या एक ही प्लांट के अंदर, नहीं एक ही प्लांट के अंदर करो इसको, एक ही फ्लावर के अंदर ना करके, ठीक है, एक ही सिंगल प्लांट के अंदर, ठीक है। सिंगल प्लांट के अंदर मेल और फीमेल प्लांट आपको क्या मिलेंगे, सिंगल प्लांट के अंदर मिलेंगे। तो एक ही प्लांट पे आपको मेल और फीमेल फ्लावर दोनों मिल जाएंगे। अब दोनों मिल जाएंगे तो होगा क्या भैया, ये निब्बा है, ये निब्बी है, ये जब बड़े होंगे, है ना, निब्बा हो जाएगा मान लो 20 साल का, ये हो जाएगी 18 साल की, तो ये दोनों क्या कोशिश करेंगे भाई, हमें आपस में शादी कर ले, हमें आपस में शादी कर ले, निब्बा निब्बी, है ना। ये 20 का हो गया, मान लो 18 का हो गया, ये बोलेंगे हम आपस में ही शादी कर ले। पर हम चाह रहे हैं कि भाई हम जो है इंटर का जो है आपस में शादी ना करवाएं, एक ही कास्ट में शादी ना करवाएं, कहीं और से दूल्हा लेके आए। तो होता क्या है, मान लो यहाँ पर ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ठीक, दो प्लांट है हमारे पास। हम चाह रहे हैं इस पे जी मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, इस पर भी मेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर है। हम चाह रहे हैं भैया, क्या चाह रहे हैं हम ये चाह रहे हैं कि हम जो है ये मेल, ठीक है, ये फीमेल, ये फीमेल, ये मेल, हम चाह रहे हैं इस मेल को निकाल दो। क्यों, क्योंकि ये इससे शादी कर लेगा, और हम चाह रहे हैं कि हम इसकी शादी इससे ना करवाएं।
तो इसको क्या करते हैं हम, इसको हम रिमूव कर देते हैं। चलो इसको हमने कर दिया रिमूव, ठीक है, इसको हमने कर दिया रिमूव। अब ये तो खत्म हो गया, इसको तो हमने क्या कर दिया, भगा दिया। तो अब ये जो फीमेल है यह क्या करेगी, ये अपने लिए दूल्हा ढूंढेगी। तो ये दूल्हा किससे ढूंढेगी, दूसरे प्लांट से। ये इस वाला मेल जो है ये यहाँ से इस पे आके क्या करेगा, अटैक करेगा या इससे शादी करेगा। मतलब क्या हो रहा है कि हम ये चाह रहे हैं कि जो पोलिनेशन होना चाहिए वो उसी प्लांट के मेल पार्ट से ना होकर दूसरे प्लांट के मेल पार्ट से हो, ठीक है, जो हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन जिसको। तो इसी प्लांट के जो मेल पार्ट से ना होकर किसी दूसरे मेल पार्ट से क्या हो, पोलिनेशन हो या फर्टिलाइजेशन हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उस प्लांट के मेल पार्ट को हटा देते हैं, उसको बोलते हैं डिटेसलिंग, ठीक है। मेल पार्ट को टेसल बोलते हैं, फीमेल पार्ट को सिल्क बोलते हैं, ये आपको पता है और क्रॉप के अंदर भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। पेगिंग, पेगिंग अभी मैं बता चुका हूं, होता क्या है, ये करते हैं किसके अंदर, पहली बात तो ग्राउंड नट के अंदर करते हैं, ठीक है। ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, ठीक है, कच्चा बादाम जिसको बोलते हैं, ठीक, गाना आया था ना वो कच्चा बादाम, क्या पता कौन सा था, ठीक है। चलो अब पेगिंग देखो होता क्या है, हम जनरली क्या पढ़ते हैं कि ये जो मूंगफली के दाने हैं जो आपको दिखते हैं ये जमीन के नीचे बनते हैं, ठीक है, गुच्छे में। लेकिन ये बनते कैसे हैं, लेकिन इसमें आपने पढ़ा होगा कि जो पॉलिनेशन है वो ऊपर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें फ्लावर जो है वो ऊपर होते हैं, ठीक है, फ्लावर ऊपर होते हैं, तो यहाँ पे पॉलिनेशन तो ऊपर हो जाता है। अब पॉलिनेशन ऊपर होता है लेकिन बनता कहाँ है, ये बनता है नीचे। तो होता क्या है यहाँ पर होता क्या है, चलिए पेगिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। थोड़ा सा 2 मिनट मुझे थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हुआ होगा क्योंकि एकदम से बारिश शुरू हो गई थी, तो मुझे कुछ अरेंजमेंट्स करने थे, इसी वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ रुकना पड़ा, ठीक है। तो पेगिंग की हम बात कर रहे हैं, किसमें करते हैं, पेगिंग करते हैं ग्राउंडनट के अंदर, मूंगफली के अंदर। होता क्या है, फ्लावर इसमें ऊपर होता है, नीचे पेग नीचे बनते हैं, ठीक है, जो मूंगफली होती है वो नीचे होती है। तो इसमें क्या होता है, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, गाइनोफोर्स बोलते हैं ना, गाइनोफोर्स बोलते हैं। तो क्या होता है, इस तरीके से फ्लावर से इस तरीके से ये पेग जमीन के अंदर जाते हैं। आप सोचते होगे ये सोचो कुदरत ने क्या चीज़ बनाई है कि यहाँ से पेग निकलते हैं ऐसे सुई की तरह, ऐसे सुई की तरह से निकलते हैं और ये ज़मीन के अंदर जाते हैं, ये ऐसे, ये, और इसी से क्या होता है, ये फॉर्मेशन होता है मूंगफली का। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेगिंग। क्यों, क्योंकि ये पेग है, ये पेग वो पेग नहीं है जो आप लगाते हो रात में, ठीक है, ठीक है। तो पेगिंग क्या हो गई, ग्राउंडनट में करते हैं। पेगिंग का मतलब क्या होता है, इसमें फ्लावर ऊपर होता है, इसमें जो पॉलिनेशन है ऊपर ही होता है, लेकिन यहाँ फ्लावर से फिर पेग निकलते हैं, वो पेग निकलते जमीन के अंदर जाते हो, नीचे जो है फॉर्मेशन होता है किसका, पेग का, ठीक, मूंगफली बनती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, पेगिंग गिनिंग क्या होता है, डीलिंटिंग क्या होता है। तो डायग्राम से आप समझ जाओगे, दोनों तरफ डायग्राम है। ये जो प्रोसेस है ना, ये वाली प्रोसेस है, ये गिनिंग कहलाती है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ, अब यहाँ पे क्या सेपरेट हो रहा है, सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम दी कॉटन सीड, फ्रॉम दी कॉटन सीड, कॉटन सीड से, ठीक है। जो कॉटन का सीड है ये पूरा, ये कॉटन का पूरा सीड है, इससे जो हम क्या कर रहे हैं, ये फाइबर को अलग कर रहे हैं, ये फाइबर को अलग करते हैं। ये प्रोसेस गिनिंग कहलाती है। 30% 33% के आसपास गिनिंग परसेंटेज होता है। मैं जब कॉटन पढ़ाऊंगा उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि इसको ओल्ड वर्ल्ड कॉटन क्यों बोलते हैं, न्यू वर्ल्ड कॉटन क्यों बोला जाता है, इजिप्शियन कॉटन क्यों बोला जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ बताऊंगा कि क्यों इसको बोला जाता है, ठीक। तो गिनिंग का मतलब क्या हो गया कि जो सीड, कॉटन सीड है हमारा, ये कॉटन सीड है, इसको कॉटन सीड बोलते हैं। मतलब कपास के साथ इसमें क्या है, बीज भी है, तो वहां से हम कॉटन को अलग कर देते हैं, फाइबर को अलग कर देते हैं, कॉटन को अलग करना, ये कहलाता है गिनिंग परसेंटेज। डीलिंटिंग क्या होता है, डीलिंटिंग का मतलब होता है यहाँ होगा सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट किसको कर रहे हैं, सीड को, सेपरेशन ऑफ सीड फ्रॉम दी कपास, कपास, कपास से या सीड कॉटन से, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सीड कॉटन, सीड कॉटन से, ठीक। लैंग्वेज समझना, कॉटन सीड, सीड कॉटन। अब यहाँ पे सीड को अलग कर रहे हैं हम कॉटन से, ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है सीड फंसा हुआ है इस कॉटन के बीच में, कपास के बीच में, उसको हमने सीड को अलग किया। तो सीड को अलग करने की जो प्रोसेस है कपास से, वो कहलाती है डीलिंटिंग, और कपास को अलग, फाइबर को अलग करने की प्रोसेस कहलाती है कॉटन सीड से, वो क्या कहलाती है, गिनिंग। इसमें आपको ये भी देखने को मिलता है, इसको लिए एक यूज करते हैं, कॉटन और H2SO4 सल्फ्यूरिक जो है यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल यूज करते हैं, तो 1:10 का रेशियो इसमें रखा जाता है, ठीक है, 1:10 का रेशियो रखा जाता है, 10:1, हाँ 10:,
1 का जो रेशियो इसके अंदर रखा जाता है। मैं कॉटन प्रोडक्ट को वहाँ पे और अच्छे से बताऊंगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज़ करते हैं इसको सेपरेट करने के लिए। तो कॉटन सीड क्या होता है और ये क्या होता है। टॉपिंग की बात करें, टॉपिंग जो है कॉटन के अंदर ही करते हैं। आगे और भी है क्रॉप जिसमें करते हैं, पर यहाँ समझ लो कॉटन के अंदर करते हैं। क्या ऊपर जो एपिकल जो बड होती है उसको निकाल देते हैं, ठीक है। एपिकल बड को हम निकाल देते हैं, जो एपिकल बड होती है एपिकल बड को निकाल देते हैं, हटा देते हैं। हटाना, एपिकल बड को हटाना, ऊपर वाली बड को निकाल देते हैं हम। क्यों करते हैं ऐसा। एपिकल ये वाली बड को हम निकाल देंगे तो ये लेटरल ब्रांचेस हैं, ये अच्छे से ग्रो करेगी। अब इसमें लेटरल ब्रांचेस ग्रो करने का मतलब क्या है, यहाँ पर फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। क्या होगी, फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। फ्लावरिंग ज़्यादा होगी तो फ्रूट ज़्यादा बनेगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट काम करता है। सेम चीज़ दूसरी आ जाएगी निपिंग और टॉपिंग। और निपिंग और टॉपिंग किस में करते हैं, तो निपिंग और टॉपिंग करते हैं हमारा ग्राम के अंदर, चने के अंदर। ग्राम में भी करते हैं और कस्टर्ड में भी करते हैं, ठीक है। ग्राम में भी, चने में भी करते हैं, ठीक। चना में भी करते हैं। और कस्टर्ड का मतलब क्या होता है, अलसी। हाँ देख लेना, मुझे पता नहीं, लिनसीड मतलब अलसी, जो भी है, अरंडी। अरंडी बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। कस्टर्ड को बोलते हैं अरंडी, ठीक। अब ग्राम में करते हैं। अब होता क्या है, जैसे मान लो ये ग्राम का प्लांट है, ये, ठीक है। ये मान लो मैंने ग्राम का प्लांट बनाया, तो यहाँ पर जो है इसमें क्या होती है, पत्तियाँ होती है, ठीक। ये इस तरीके से पत्तियाँ, ग्राम का प्लांट आपको दिख भी रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर की जब 2-3 लीफ स्टेज हो जाती है, एक तो प्लांट की हाइट कितनी होना चाहिए, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर प्लांट की हाइट होनी चाहिए। 15 से 20 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, प्लांट की हाइट होनी चाहिए। दूसरा 2 से 3 लीफ स्टेज होना चाहिए, ठीक है। कम से कम ऊपर जो है 2-3 लीफ एक पे होनी चाहिए, 2 से 3 लीफ स्टेज होनी चाहिए। कम से कम लगभग 30 से लगभग कितना 20 से 30 दिन के बाद आप बोल सकते हो, लगभग 20 से 30 दिन या 30 से 40 दिन आप बोल सकते हो। 30 से 35 दिन, हाँ 30 से 35 दिन करो, लगभग 30 से 35 दिन। 30 से 35 दिन के बाद, सोइंग के 30 से 35 दिन के बाद ये प्रोसेस करना होती है, ठीक। अब इस प्रोसेस में करते क्या है, ऊपर की जो है ये ऊपर की जो लीव्स हैं इनको निकाल देते हैं। रिमूवल ऑफ एपिकल लीव्स, क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एपिकल लीव्स, एपिकल 2-3 लीव्स, ऊपर की 2-3 पत्तियों को निकाल देते हैं। अब इस निकालने की 2-3 प्रोसेस होती है। 2-3 प्रोसेस क्या होती है, एक तो इसमें हम क्या कर देते हैं, एक तो हम टीबा केमिकल का यूज़ कर सकते हैं, टीबा का @ 75%, ठीक है। @ 75 के रेट से टीबा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ट्राई इंडोल बेंजोइक एसिड, क्या होता है, ट्राई इंडोल बेंजोइक एसिड इसका फुल फॉर्म है। दूसरा फ्लोक ऑफ सीप, भेड़ को हम चरा सकते हैं इसके अंदर। जो भेड़ होती हैं, भेड़ें, इनको आप एक बार क्या करो, अपने खेत में से निकाल दो तो ऊपर की पत्तियाँ वो खा लेगी, ठीक। या फिर हाथ से आप कर सकते हो निपिंग। तो निपिंग का मतलब होता है ऊपर की 2-3 लीफ स्टेज पर 15 से 20 सेंटीमीटर हाथ जाए, 30 से 35 दिन के बाद ऊपर की 2-3 पत्तियों को निकाल दो। निकालने का फायदा क्या है कि यहाँ पर जो ये लेटरल ब्रांचेस होगी ये बढ़ेगा। फायदा क्या है इसका, ये लेटरल ब्रांचेस अच्छी खासी होगी तो फ्लावरिंग ज़्यादा होगी, तो हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। और ये दोनों में करते हैं, कस्टर्ड में भी करते हैं, ग्राम में भी करते हैं। निपिंग की प्रोसेस ही आपको याद रखना है, ठीक। पिंचिंग और निपिंग किस में करेंगे, पिंचिंग और निपिंग की प्रोसेस किस में करते हैं, तो पिंचिंग और निपिंग की प्रोसेस जो है सनफ्लावर में करते हैं। किस में करते हैं, सनफ्लावर के अंदर पिंचिंग और निपिंग करते हैं। सूरजमुखी के अंदर होता क्या है, जो मेन स्टेम होता है, ये जो मेन स्टेम होता है, मेन स्टेम पर जो फ्लावर निकलता है, ठीक है। मेन स्टेम पर जो फ्लावर होता है, उस फ्लावर को क्या करते हैं, इस फ्लावर को क्या करते हैं, मेन स्टेम पर जो फ्लावर होता है, इस फ्लावर को यहाँ से निकाल देते हैं, पिंचिंग कर लेते हैं। ऐसे पिंचिंग मतलब होता है ना, पिंचिंग मशीन, या फिर हाथ से हम पिंच करते हैं किसी को, है ना, क्या करते हैं, जिसको हम पिंच करते हैं एकदम, हमारे इधर चुनकिया भिड़ना बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से ऐसे पकड़ लिया और ऐसे पिंच कर दिया, ये यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे पिंच करके निकाल दिया। तो इसका भी पर्पज क्या है, लेटरल ब्रांचेस अच्छे से ग्रो करे, ठीक है। लेटरल ब्रांचेस अच्छे से ग्रो करे। तो पिंचिंग की प्रोसेस सनफ्लावर में करते हैं। ऊपर के जो फ्लावर बड है, मतलब क्या बोलेंगे, जो फ्लावर बड होती है उसको निकालना, फ्लावर बड को निकाल देना, ताकि क्या हो, लेटरल ब्रांचेस अच्छे से ग्रो करे और ज़्यादा फ्लावरिंग हो और क्या मिले, हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिले। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। किस में करते हैं पिंचिंग की प्रोसेस, याद रखना, सनफ्लावर के अंदर। करिंग की प्रोसेस याद रखो किसके अंदर की जाती है। करिंग की प्रोसेस करते हैं एक तो टोबैको में, तंबाकू में, और एक करते हैं टी में, ठीक है। चाय के अंदर करते हो और तंबाकू के अंदर, चाय और तंबाकू दोनों में करते हैं। ये पत्तियों को सुखाते हैं, सुखाने के बाद ही तो क्या बनेगा, तंबाकू बनेगा। इसमें सुखाने के बाद ही क्या बनेगा, चाय बनेगा, ठीक है। ड्राई करते हैं। करिंग का मतलब क्या होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ड्राइंग ऑफ लीव्स, पत्तियों को सुखाना। ड्राइंग ऑफ लीव्स, पत्तियों को सुखाना, पत्तियों की सुखाने की प्रोसेस करिंग कहलाती है।
टिपिंग की बात करो तो टिपिंग भी किसके अंदर करते हैं, ये भी करते हैं टी के अंदर, चाय के अंदर करते हैं। इसका मतलब होता है हार्वेस्ट करना, वही हार्वेस्टिंग ऑफ लीव्स को हार्वेस्ट करना, ठीक है। लगभग 5 से 6 बार इसको करते हैं, 5 से 6 टाइम इसको करते हैं। और ऊपर की जो लीव्स है, ठीक है, अपर लीव्स, ये देख लो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ऊपर की जो पत्तियां हैं इनको ये क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। मतलब इसको ऐसा बोला जाता है प्लकिंग ऑफ अपर लीव्स, ठीक है। अपर लीव्स जो होती है उसको निकालना टिपिंग कहलाता है, मतलब हार्वेस्टिंग करना। इसी से क्या बनेगी, जो हमारी चाय जो बनती है, चाय की पत्तियां जो आती है वो ऊपर वाली लीव से ही बनती है। तो प्लकलिंग कर देते हैं, मतलब ऊपर की पत्तियों को हार्वेस्ट कर लेते हैं और 5 से 6 टाइम लगभग ये करते हैं इसको, ठीक। टिपिंग की प्रोसेस किसमें होती है, तो चाय के अंदर होती है। फिर आता है रेटिंग। रेटिंग किसमें करते हैं, जूट के अंदर करते हैं, ठीक है। जूट के अंदर ये किया जाता है, किसके अंदर, जूट के अंदर ये प्रोसेस करते हैं। इसमें होता क्या है, एक पूरा बंडल ऐसा लेते हैं, पूरा बंडल को लेते हैं जूट का और उसको पानी के अंदर डाल देते हैं। और कितने टेम्परेचर पर करते हैं, ये 34 डिग्री टेम्परेचर पर प्रोसेस होती है। टाइम कितना लगता है, लगभग 8 to 30 डेज इसमें ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, ऐसा बंडल लिया और पानी के अंदर डाल देते हैं, टैंक के अंदर या पानी भरा हुआ डाल देते हैं। डालने से क्या होता है, इसका जो स्टेम है, स्टॉक होता है, स्टॉक मतलब ये जो डंठल है, ये स्टॉक बोलते हैं, ये जो डंठल है ये लूज हो जाता है, ठीक है। लूज होने के बाद इसमें फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस, लूज होने के बाद इसमें जो प्रोसेस करते हैं वो स्टेपिंग की प्रोसेस होती है। स्टेपिंग का प्रोसेस मतलब होता है कि जो हमने यहाँ पर रेटिंग की थी, रेटिंग करने के बाद जो ये क्या होता है, डंठल स्टॉक जो है इसका लूज हो गया था, लूज होने के बाद इस तरीके से इसमें रेसा निकाल लेते हैं। तो ये डंठल से रेसा निकालने की जो प्रक्रिया है वो स्टेपिंग कहलाती है। ये भी किसमें करते हैं, जूट के अंदर, ठीक है। तो डंठल से रेसा निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्टेपिंग कहलाती है। और ऊपर क्या था, डंठल जो है, जो स्टॉक है उसका, स्टाल्क जिसको बोलते हैं, जो स्टेम है, उसको लूज करने के लिए उसको पानी के टैंक में डाला जाता है, उसको बोलते हैं रेटिंग, ठीक है। कितने दिन, 34 डिग्री टेम्परेचर लगता है और 8 से 30 दिन का समय उसमें लगता है। जो स्टॉक है, जो डंठल है, उसको लूज करने के लिए वो करते हैं। दूसरी स्टेपिंग होता है, नेक्स्ट स्टेप। अब जो लूज हो गया है डंठल, उससे रेसा निकालने की जो प्रोसेस है वो स्टेपिंग कहलाती है। और ये दोनों प्रोसेस एक साथ मशीनों से की जा सकती है एक ही बार में। ये इसको बोलते हैं रिबोनिंग या रिबन रेटिंग, ठीक है। ये भी किसमें करते हैं, जूट के अंदर। अब ये क्या है उसमें, जैसे मान लो ये डंठल है, इसको डायरेक्ट मशीन से इसका रेशा निकाल लेते हैं। वो इसमें टाइम बच रहा है क्या, आप मतलब 8 से 30 दिन आप पानी के अंदर डाल रहे हो, फिर वो लूज हो रहा है, लूज होने के बाद आप उसका रेशा निकाल रहे हो हाथ से, मशीन से डायरेक्ट हो जाता है। मतलब रेटिंग और स्टेपिंग दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाती है इसमें, ठीक है। चलिए, स्टॉकिंग किसमें करते हैं, स्टॉकिंग करते हैं, आपको डायग्राम दिख गया होगा, टोमेटो में करते हैं। किसमें करते हैं, टमाटर में। टमाटर के अंदर ये प्रोसेस करते हैं। करते क्या है, 6 से लगभग 8 इंच की जो इसकी हाइट होती है टमाटर की, ये प्लांट है, इसमें क्या करते हैं, ऐसा इसको स्टॉक दे देते हैं, इसको बांध देते हैं इस तरीके से, ताकि ये गिरे नहीं। क्योंकि टमाटर जो है 2 तरीके के टाइप का होता है, एक डिटर्मिनेंट टाइप का होता है, एक इनडिटर्मिनेंट टाइप का। डिटर्मिनेंट टाइप मतलब निर्धारित होता है, जिसमें ऊपर की तरफ फ्लावर निकला रहता है। याद रखना, जो डिटर्मिनेंट टाइप का होता है ना, उसमें यहाँ पर फ्लावर निकला होता है। मतलब अब ये डिटर्मिनेंट टाइप है, इसकी हाइट जो है ऊपर नहीं जाएगी, ये फिक्स है इसकी हाइट, ठीक है। तो इसमें स्टॉकिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक, ये सेल्फ स्टॉक हो जाता है। दूसरा जो होता है ना, उसमें फ्लावर जो है बीच में नहीं होता, फ्लावर साइड में रहते हैं, इसमें साइड में रहते हैं, तो ये ऊपर जाता ही जाता बेल की तरह बढ़ता ही रहता है ऊपर। अब ये बढ़ता ही रहता है तो इसमें फिर ये इसमें स्टॉकिंग की जरूरत पड़ती है, हर 6 से 8 इंच पर इसको बांधना पड़ता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टॉकिंग, सपोर्ट देना मतलब, ठीक है, सपोर्ट देना। ये अभी आपको पता है। पार बॉइलिंग किसके अंदर करते हैं, पार बॉइलिंग करते हैं राइस के अंदर। मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, पार्शियली बॉइल करते हैं। पार्शियली क्या करते हैं, बॉइल करते हैं, पार्शियली इसको बॉइल किया जाता है, ठीक है। आधा इसको पकाया जाता है, ठीक है। आधा पकाने से क्या होता है, इसके अंदर जो हम बोलते हैं ना, इसके अंदर जो विटामिन B12 है वो उसका कंजर्व हो जाता है। ये हाइड्रोथर्मल प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। जो पारबॉइलिंग प्रोसेस है वो हाइड्रोथर्मल प्रोसेस कहलाती है। इसको जो है स्टीम से, भाप मतलब सीधी सी बात है, इसको सेमी स्टीम बोल सकते हैं, या इसको क्या करते हैं, पार्शियली जो है बॉइल किया जाता है, आधा इसको जो है पकाया जाता है, ठीक है। तो इसके जो हस्क होते हैं ना, जो हस्क वो आसानी से निकल जाते हैं, इसमें विटामिन B12 का अच्छा सा कंजर्वेशन हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसे पारबॉइलिंग करते हैं राइस के अंदर, और इसको हम देखेंगे अच्छे से। फिर आता है बुशनिंग। जो बुशनिंग की प्रोसेस है ये भी किसमें करते हैं, राइस के अंदर करते हैं। इसका मतलब क्या है, क्रॉस फ्लोइंग। क्या करते हैं इसमें, क्रॉस फ्लोइंग करते हैं, ठीक है। क्रॉस फ्लोइंग करते हैं कब, जब 4 से 6 वीक आफ्टर सोइंग के 4 से 6 सप्ताह बाद, सोइंग के 4 से 6 सप्ताह बाद क्रॉस फ्लोइंग की जाती है इस तरीके से। मतलब ये ऐसे भी और ऐसे भी, ऐसे भी और ऐसे भी, ऐसे भी और ऐसे भी क्रॉस फ्लोइंग करते हैं। देखो इसका मेन रीजन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, वीट कंट्रोल करना,
क्या करना, वीट कंट्रोल करना, और एक जो है प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन करना, प्लांट पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन रखना। ठीक है, ये मेन पर्पज है इसका। ठीक है, क्रॉस बुशनिंग का, बुशनिंग की प्रोसेस राइस के अंदर की जाती है, क्रॉस फ्लोइंग करते हैं 4 से 6, और लगभग इसमें 10 से 15 सेंटीमीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर में करते हैं। स्टैंडिंग वाटर में मतलब इसके अंदर लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भरा होना चाहिए। बुशनिंग के लिए कंडीशन क्या है, एक तो सोइंग के 4 से 6 सप्ताह बाद, मतलब लगभग 1 से 1.5 महीने बाद करते हैं, 5 से 10 सेंटीमीटर उसमें पानी भरा होना चाहिए, क्रॉस फ्लोइंग करते हैं। मेन पर्पज क्या है उसका, वीट को कंट्रोल करना। ठीक है, चलिए हेलियोट्रोपिस, हेलियोट्रोपिस आपने पढ़ा होगा ना, हेलियोट्रोपिस में के अलावा आपने जियोट्रोपिस में पढ़ा होगा। ठीक है, जियोट्रोपिस में पढ़ा होगा, हेलियोट्रोपिस में पढ़ा होगा, और फोटोपीरियोडिज्म में पढ़ा होगा। फोटोपीरियोडिज्म, अब यहाँ पे हेलियोट्रोपिस का मतलब होता है, हेलियो का मतलब तो हमारा हो गया ये सूरजमुखी, सनफ्लावर। हेलियो किसको बोलते हैं, हेलियंथस एनस को, तो सनफ्लावर को बोलते हैं। ठीक है, और ट्रोपिस का मतलब होता है सनलाइट की दिशा में मूवमेंट करना। ठीक है, जिस दिशा में, जैसे मान लो ये सूर्य यहाँ है, तो देखो ये प्लांट जो है इस तरीके से सूर्य की तरफ मुंह किए हुए हैं, ये सूर्य की तरफ मुंह किए हुए हैं। जैसे सूर्य ऊपर आया ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, ये सूर्य यहाँ पे आया ये ऐसा हो गया। ठीक, ये सूर्य इधर आया तो इस तरफ हो गया। मतलब सूर्य जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ये जो प्लांट है, इसके प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो सूर्य के साथ, सूर्य की तरफ मुंह करते हुए उसी दिशा में बढ़ते जाते हैं। ठीक, उसी दिशा में बढ़ते जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हेलियोट्रोपिस में। हेलियोट्रोपिस किसमें होता है, सनफ्लावर में, मतलब सन के साथ साथ उसके फ्लावर का मुंह भी सन की ओर होना। ठीक, इस तरीके से। चलिए डीहेल्मिंग, डीहेल्मिंग की प्रोसेस किसमें करते हैं, पहली चीज मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, ये करते हैं आलू के अंदर। ठीक है, किसमें करते हैं, पोटैटो के अंदर डीहेल्मिंग की प्रोसेस करते हैं। ठीक, अब ये हार्वेस्टिंग के 15 दिन पहले, कब करते हैं, बिफोर 15 डेज ऑफ हार्वेस्टिंग, कटाई के 15 दिन पहले। ठीक है, कितने, कटाई के 15 दिन पहले ये प्रोसेस करते हैं। ठीक, क्यों करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप कई बार पोटैटो खरीद के लाते हैं, तो उसकी स्किन जो होती है वो काफ़ी लूज होती है, उसकी स्किन काफ़ी लूज होती है। आप हाथ से ऐसे करोगे तो उसका ऊपर का जो छिलका है वो निकल जाता है, अंदर से जो है पोटैटो व्हाइट कलर का दिखने लग जाता है। इसका करने का मेन रीज़न है इसकी स्किन को टाइट करना। ठीक है, इसको करने का मेन रीज़न क्या है, स्किन को टाइट करना, स्किन को कठोर करना, टाइट करना बोल सकते हो। ठीक है, स्किन को कठोर करना। ठीक, करते क्या है इस प्रोसेस में, जैसे मान लो ये प्लांट है, ठीक है, नीचे यहाँ पर ये आलू बन गए। ठीक, अब इस प्लांट को 15 दिन के पहले क्या करते हैं, इस 15 दिन के पहले जमीन से यहाँ से इसको काट देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, यहाँ से उसको काट देते हैं, बस ऐसा छोड़ देते हैं। होगा क्या इससे, अब जो भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट वगैरह बनेगा उससे ये जो इसकी पोटैटो की जो स्किन है वो टाइट हो जाएगी। तो इससे 2 फायदे हैं, एक तो इसकी स्किन टाइट रहेगी, तो होगा क्या कि जैसे मान लो आप इसको निकालोगे, मान लो किसी उपकरण से निकालोगे, या पावड़े से या गेती से या ट्रैक्टर के थ्रू आप इसमें चलाकर इसको निकालोगे तो क्या होगा, इसकी स्किन डैमेज होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, स्किन डैमेज होने के चांसेस कम रहेंगे, और इसका स्किन टाइट रहेगी तो ये आसानी से, मतलब जो इसकी स्किन निकलेगी नहीं। ठीक है, आसानी से जो इसकी स्किन निकलेगी नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर हार्वेस्टिंग के 15 दिन पहले क्या करते हैं, जमीन से उस पौधे को, ये जमीन से इस पौधे को यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, 15 दिन पहले। तो 15 दिन के अंदर जो है जो भी यहाँ पे प्रोसेस होती है उसके थ्रू इसकी स्किन जो है हार्ड हो जाती है, टाइट हो जाती है। इस प्रोसेस को डीहेल्मिंग बोलते हैं। फिर आता है डीनेवलिंग। डीनेवलिंग की प्रोसेस किस में करते हैं बच्चों, डीनेवलिंग की प्रोसेस करते हैं बनाना के अंदर। ठीक है, डीनेवलिंग की प्रोसेस बनाना के अंदर करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मेल पार्ट को निकाल देते हैं, जो मेल पार्ट होता है मेल पार्ट को निकालना, इसमें मेल पार्ट को निकाल देते हैं। ठीक है, मेल पार्ट को निकालने का मतलब क्या होता है, जैसे कि अब ये मेल पार्ट कर रहा क्या आ रहा है, ये जो मेल पार्ट है ये मेल पार्ट है यहाँ पर। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट आ रहा है ना, पोषक तत्व आ रहे हैं, ये इसको किसको मिलना चाहिए, इस बंच को मिलना चाहिए। अब इस बंच को भी मिलेगा और साथ में ये मेल पार्ट ये भी लेगा। ठीक है, ये मेल पार्ट ये भी लेगा। इससे होगा क्या, ये जो बंच है, ये जो केले हैं, केले का जो गुच्छा है वो अच्छे से बनेगा नहीं, कोई छोटे छोटे केले रह जाएंगे, पतले केले रह जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं, इस मेल पार्ट को निकाल देते हैं, हटा देते हैं। अब यहाँ पर जितनी एनर्जी आ रही थी वो पूरे किसको मिलेगी, इस बंच को मिलेगी। अब इसको बंच को मिलेगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा, और जो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हमें जो है प्रोडक्शन हमें मिलेगा। इसको बोलते हैं डीनेवलिंग। ठीक है, बनाना में मेल पार्ट को निकाल देना। अब जो यहाँ पर देखो क्या है, चोक या चोकिंग की प्रोसेस, ये जो है ये भी बनाने के अंदर, प्रोसेस नहीं बोल सकते इसको, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोल सकते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं प्लांट फेल टू इमर्जेंस ऑफ बंच,
ठीक है, मतलब बंच का जो इमरजेंस है वही नहीं हो पा रहा है, फेल हो गया, मतलब प्रॉपर जो है बंच नहीं बनना। चोकिंग का मतलब होता है, देखो ये बंच जो है आप देखो, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसका जो पत्ता है उसके अंदर जो ये बंच जो है, ये बंच प्रॉपर तरीके से नहीं बना। देखो यहाँ पर ये पर्पल कलर की हो गई, ये जो देखो आप छोटे छोटे से रह गए केले के साइज, तो प्रॉपर बंच का नहीं बनना जो है वो चोकिंग कहलाता है। ठीक है, प्लांट पूरी तरीके से इमरजेंस ही नहीं हो पाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, चोकिंग कहलाती है। चोक ये एक तरीके का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बनाने के अंदर होता है। निकिंग की प्रोसेस किसके अंदर होती है बच्चा, निकिंग की प्रोसेस ज्वार के अंदर होती है। ठीक है, सोरगम के अंदर होती है। क्या होती है, सोरगम के अंदर प्रोसेस होती है, ज्वार के अंदर होती है। होता क्या है इसके अंदर, इसको हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जब हम लेते हैं, इसे समझ लो, है ना, थ्योरी आपको मिल जाएगी लिखी हुई। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जो होता है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के द्वारा, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में हम जो है इसमें क्या करते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग करवाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है निकिंग वाले में, कंडीशन में ये हो जाती है कि यहाँ पर दो पेरेंट्स मिल जाते हैं हमको, दो माता पिता यहाँ पर मिल जाते हैं। अब दो माता पिता में से हमें क्या करना है, वहाँ पर इसको एक को निकालना पड़ेगा और एक का हमें यूज़ करना पड़ेगा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। तो ये जो प्रोसेस है यह क्या कहलाती है, निकिंग कहलाती है। ठीक है, ये ज्वार के अंदर करते हैं। ठीक, अब दूसरा आता है जर्किंग। जर्किंग की प्रोसेस बाजरा में करते हैं। ठीक है, जर्किंग की प्रोसेस किस में करते हैं, बाजरा के अंदर। किस में करते हैं, बाजरा के अंदर जर्किंग की प्रोसेस करते हैं। और देखो यहाँ पर समझो, ये जो आपको दिख रहे हैं टीलर्स, लोअर टीलर्स को निकाल देना, रिमूवल ऑफ, क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ लोअर टीलर्स। नीचे के जो टिलर्स होते हैं इनको निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं, कि इनको निकालने के बाद बाकी जो टिलर्स निकलेंगे वो यूनिफॉर्म होंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म होंगे, यूनिफॉर्म उसमें फ्लावरिंग होगी और जो प्रोडक्शन है हमें अच्छा मिलेगा, यही प्रोसेस है। तो नीचे के जो है टिलर्स होते हैं, या जो आप बोलोगे ये बर्ड, इसको निकाल दिया जाता है ताकि जो अब जो टिलर्स निकलेंगे, इसको निकालने के बाद वो यूनिफॉर्म टिलर्स होंगे। और ये जो प्रोसेस कब की जाती है, यह लगभग 20 से 25 दिन किस में, ट्रांसप्लांटिंग में, और लगभग यहाँ ले लो आप 30 से 35 दिन कि लगभग ये हो जाएगा डायरेक्ट सोइंग में। ठीक है, डायरेक्ट आप सोइंग कर रहे हो तो लगभग 30 से 40 दिन के आसपास इसमें करते हैं, और 20 से 25 दिन अगर आप ट्रांसप्लांटिंग बाजरा यूज़ कर रहे हो तो उसमें करते हैं। तो जर्किंग की प्रोसेस किस में की जाती है, तो बाजरा के अंदर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लूपिंग। देखो फ्लूपिंग मतलब क्या होता है, ये आप देख रहे हो, ये है आपका टोबैको। पहले तो ये प्रोसेस किस में करते हैं, टोबैको के अंदर। किसमें, टोबैको के अंदर, तंबाकू के अंदर ये प्रोसेस करते हैं। अब ये देखो यहाँ पर आपको ये प्लांट पूरा मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा है टोबैको का। होता क्या है, फ्लूपिंग का मतलब होता है वाटर लॉक कंडीशन होने की वजह से। अगर मान लो यहाँ पर पानी भर गया आपकी फील्ड में, आपने टोबैको लगा रखा है और पानी भर गया, पानी भरने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी, विल्टिंग। ठीक है, विल्टिंग। ठीक, विल्टिंग ड्यू टू वाटर लॉगिंग। ठीक है, वाटर लॉगिंग की वजह से, जल भराव के कारण जो है उसमें पौधा मुरझा जाता है, क्रॉप आपकी फसल जो है पूरे मुरझा जाती है, इसको हम फ्लूपिंग बोलते हैं। फ्लूपिंग मतलब होता है पानी भरने की वजह से जो टोबैको की जो आपकी फसल है उसमें विल्टिंग आ गई, या पूरी तरीके से क्रॉप जो है मुरझा गई। ठीक है, उसमें रोक लग गया, तो ये है आपकी फ्लूपिंग प्रोसेस कहलाती है। अब देखो कुछ प्रोसेस हॉर्टिकल्चर की होती है, तो हॉर्टिकल्चर की प्रोसेस में, हॉर्टिकल्चर जब जनरल हॉर्टिकल्चर पढ़ाऊंगा तो उसके साथ वो कवर करवाऊंगा। तो यहाँ मैंने जितनी करवाई वो सारी क्रॉप से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा फास्ट किया है, क्योंकि जनरली आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कौन सी प्रोसेस किस में करते हैं, डिटेल कभी नहीं पूछी जाती। तो मैंने आपको डिटेल ओरली काफ़ी बता दी है, और आपको इसकी जो डिटेल है ना वो भी आपको PDF के अंदर जो लिखी हुई मिलेगी कि क्यों करते हैं, क्या रीज़न है, सारा लिखा हुआ मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो हमारी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर और क्या बात करेंगे, कुछ चीज़ें जैसे पीएच के बारे में, अलग क्रॉप की पीएच के बारे में बात करेंगे। फिर पीएच के अलावा हम यहाँ पर जो है ऑयल परसेंटेज के बारे में बात करेंगे, क्रॉप के प्रोटीन के बारे में बात करेंगे क्रॉप्स के। ठीक है, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। ठीक, आपके साइंटिस्ट या फादर्स के बारे में बात करेंगे, फादर्स एंड फाउंडर्स के बारे में, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर एक जगह कलेक्ट की हुई है। क्रॉप के साथ भी आप इनको पढ़ोगे, लेकिन एक साथ भी हम यहाँ पर पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, तो एक साथ भी हम इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और ये कहाँ गया, ठीक, चलिए ये मिसलेनियस वाले पार्ट में हम इसको कवर कर लेंगे। ये देखो, ठीक, अब यहाँ पर हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। ये कौन कौन से परसेंटेज आप यहाँ पे देखोगे, सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है। क्लियर विजिबल है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने लिखा पीएच रेंज रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। फसलों के विभिन्न विकास के लिए अलग अलग पीएच रेंज यहाँ पर होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जिनका पीएच कभी बाई चांस पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए।
ठीक, चलिए ठीक। जैसे मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, थोड़ा सा याद करने का तरीका है, क्योंकि ये सारा याद करने का पार्ट है, मेरा पढ़ाने का पार्ट नहीं है कि इसका पीएच कितना होता है, ये आपको रटना है, बट एक बार सुनोगे तो चीज़ें याद होगी और आपको ये नहीं लगेगा कि सर चीज़ें जनरल एग्रीकल्चर में छूट गई है। जितनी ये सारी बता रहा हूँ, जो रटने की चीज़ें वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि चाय का जो पीएच रेंज होता है वो लगभग 4 से 6 होता है, पीएच रेंज 4 से 6 होता है। अब पेडी है, इसका लगभग 5 से 6.5 आप बोल सकते हो, ठीक। इनका आप लगभग 5 से 6.5, इनका होता है लगभग आप 6.5 से या 6 से 7.5 समथिंग पीएच होता है किसका, वीट बार्ले जो अपनी सीरियल क्रॉप है। सीरियल क्रॉप में पीएच लगभग 6 से 7.5 होता है। सीरियल क्रॉप देखो, बस शुगर केन हो गया अपना, वीट बार्ले ओट सोरगम मैच, ये सीरियल हो गई। फिर शुगर केन बरसीम और सनफ्लावर, इसमें लगभग 6 से 7.5 पीएच के आसपास होता है। चिकपी में जाओगे तो इससे कम कर लो, 5.5 से 7। इससे आपने 0.5 कम किया तो यहाँ से भी 0.5 कम कर लो। अगर आप सीक्वेंस में याद रखो तो इससे कर सकते हो। शुगर बीट में आ जाओगे तो यहाँ से 0.5 बढ़ा लो और यहाँ से भी 0.5 बढ़ा लो, तो 6.5 से 8, और ये कई एग्जाम में पूछा हुआ है शुगर बीट का, ठीक है। पोटैटो में चले जाओगे तो 5 से लेके 5.5, ठीक है, 5 से लेके 5.5। टोबैको में चला जाओगे तो 5.5 से 7.5, ठीक। और आपका पर्ल मिलेट बाजरा, इनमें चले जाओगे तो ये आपका लगभग 5 से लेके 6.5 के आसपास होता है। अब देखो यहाँ पर अगर आपको याद रखना है तो आप एवरेज बना सकते हो, लगभग 5 से लेके 6.5 के आसपास ये आपको मिल जाएगा टी का, पेडी का, ठीक। टी पेडी के बाद 5 से 6.5 में आपका ये भी आ जाएगा पोटैटो, ठीक है। पोटैटो में थोड़ा कम याद रखना, ठीक। फिर आप जाओगे इधर आपको मिल जाएगा बाजरा, पर्ल मिलेट बाजरा ये मिल जाएगा। कॉटन का भी लगभग उतना ही है, 5 से 6.5। काउपी आपको मिल जाएगा, ठीक है। काउपी के अलावा आपको ग्राउंड नट मिल जाएगा। तो ये ऐसा है, इनको आप बोल सकते हो, इनका लगभग 5 से 6.5 होता है। याद किसका रखना है आपको, इसका अलग से याद रख सकते हो और इसका अलग से याद रख सकते हो। तो ये पीएच है कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स का, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो इनको हमने एक जगह कलेक्ट किया हुआ है। तो आप अपनी ट्रिक जो आप लगाना चाहो उससे आप जैसे जिस ट्रिक से आप याद कर सकते हो वो ट्रिक आप लगाइए। मैं यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं बताने वाला हूँ कि ये आप ये याद रख लो कि मुन्ना ने मुन्नी को ऐसा बोला, है ना। ऐसी ट्रिक्स मैं नहीं बताऊंगा, जहाँ जरूरत लगेगी वहीं पर बात करेंगे इसकी। बाकी आपको याद रखना, आप जिस तरीके से आप याद रख सको। एवरेज बना लो सबका कि एवरेज क्या है, जैसे टी पेडी बाजरा कॉटन काउपी ग्राउंडनट, इनका एवरेज बन रहा है लगभग 5 से 6 6.5 के आसपास। तो वैसे आप याद रख सकते हो, ठीक। चलिए फिर यहाँ पे प्रोटीन परसेंटेज की बात करते हैं। ये सारा आपको याद भी होगा, ठीक है। राइस में लगभग जो होता है 6 से 7% क्या होता है, प्रोटीन होता है। और जो ब्राउन राइस होता है उसमें लगभग 8 के आसपास होता है, 7.9 प्रोटीन होता है। मेज में 10% के आसपास होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, तो जीन प्रोटीन होता है, ठीक है। जीन प्रोटीन होता है। इसमें कौन सा होता है, ओराइजिन प्रोटीन होता है, ठीक है, ठीक। ओराइजा सटाइवा तो ओराइजिन प्रोटीन होता है। बाजरा में लगभग 10 से 12% होता है। वीट में लगभग 10 से 12% होता है, या 11 से 12 भी बोल सकते हो, ठीक। 11 से 12% इसमें प्रोटीन होता है। सोरगम में 10 से 12% आप बोल सकते हो। बार्ले में आप 11.5% के आसपास बोल सकते हो। मतलब इनको आप रेंज में आ सकते हो, 10 से 12% प्रोटीन होता है किसके अंदर, सीरियल क्रॉप के अंदर। मेज बाजरा वीट सोरगम और बार्ले। राइस का छोड़ दो, राइस में कम होता है 6 से 7%, ठीक है। किस एमिनो एसिड की यहाँ पर कमी होती है, लाइसिन एमिनो एसिड की कमी होती है सीरियल्स क्रॉप में। याद रखना, सीरियल्स के अंदर किस एमिनो एसिड की डिफिशियंसी होती है, लाइसिन की डिफिशियंसी पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि जब क्रॉप पढ़ेंगे हम वहाँ पर ये चीज़ डिस्कस करेंगे। ग्राम में प्रोटीन कितना होता है, 21.1% होता है। पी में कितना होता है, 22.5% पी में होता है, ठीक। 22.5% पी में होता है। उसके बाद अरहर की बात करें तो अरहर में लगभग 21 से लेकर 25% होता है। लेंटिल में 25% होता है। उर्द में 24% होता है। मूंग में 25% होता है। काउपी में 23.4% होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पल्सेस क्रॉप में हाईएस्ट प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन, हाईएस्ट प्रोटीन किस पल्सेस में होता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन मिलता है। अगर आपको अरहर ऑप्शन में दे तो अरहर की रेंज है 21 से 25, तो हाईएस्ट नहीं बोल सकते। हाईएस्ट होता है आपका लेंटिल में और मूंग में। तो कंफ्यूजन जो होता है मूंग और उर्द में होता है। तो हम देखो उर्द ऐसे लिखते हैं और 4 हम ऐसे लिखते हैं, तो आप याद रख सकते हो यू 4 जैसा दिखता है तो यहाँ पर 24 होंगे, ठीक। ये याद रखने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक। क्योंकि मूंग और उर्द में कंफ्यूजन हो जाता है कि 24 किस में है, 25 किस में है। तो याद रखो हम उर्द लिखते हैं यू से और 4 भी यू की जैसे ही दिखता है, तो 24 यहाँ पर हो जाएगा। बाकी मूंग में 25 है, लेंटिल में 25 है, ठीक। तिलहन क्रॉप में जो है यहाँ पर प्रोटीन परसेंटेज की बात है। सोयाबीन में कितना होता है, लगभग 42% प्रोटीन हाईएस्ट। ग्राउंडनट में लगभग 26% प्रोटीन होता है। सीसम में 18 से 20% प्रोटीन होता है। लिनसीड में 36% के आसपास प्रोटीन होता है। सनफ्लावर में लगभग 40 से 50% के आसपास प्रोटीन होता है, ठीक।
40 से 50% या 45 से 50% के आसपास प्रोटीन होता है। ये सारी चीज़ें याद करने की है, यहाँ पढ़ाने का कोई सेंस नहीं, बट आप एक बार ओरली सुनेंगे और आपको ये भी रहेगा कि सर ने पूरा कंटेंट जो है जनरल एग्रीकल्चर वाला पूरा कवर किया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, कोलेजन प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो ये मसल प्रोटीन होता है। क्या होता है? ये मसल प्रोटीन होता है, मांसपेशी प्रोटीन होता है ये। फिब्रोनेजिन या सिल्क प्रोटीन होता है। क्या होता है? सिल्क प्रोटीन होता है। फेब्रोलिन प्रोटीन लगभग 80% है। केराटिन जो है ये नेल एंड हेयर, ये नाखून और बाल का प्रोटीन है, नाखून और बाल में पाए जाने वाला प्रोटीन है, ठीक। ग्लाइसिन ये सोयाबीन के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन है। ग्लूटीन जो है ये गेहूं के अंदर, व्हीट के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन है। ओराइजिन जो है राइस के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन है। एल्बुमिनेट जो है ये बार्ले के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है। जीन जो है ये मेज के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है, मक्का का। अब क्रॉप के नाम हिंदी इंग्लिश आपको सब पता है, ठीक है। ये जस्ट बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको रटना ही है। मैं जहाँ जस्ट एक जगह कलेक्ट किया हुआ, जब हम क्रॉप पढ़ेंगे दोबारा से इसको सबको पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जो मैंने चीज़ पढ़ा दी वो क्रॉप के साथ नहीं पढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे। साठ कोकोनट में होता है, सीसम में लगभग 46 से 52% के आसपास यहाँ पर ऑयल परसेंटेज होता है। ग्राउंडनट में लगभग 45 से 46%, लगभग 45 से 46% क्या होता है? ऑयल कंटेंट होता है ग्राउंडनट के अंदर, ठीक। कस्टर्ड की बात करो तो कस्टर्ड में, अरंडी में लगभग आप देखोगे तो 33 से लेकर 58% के आसपास यहाँ पे ऑयल मिलेगा। रेपसीड मस्टर्ड में 33 से 35% के आसपास आपको ऑयल मिलेगा। सोयाबीन में 20% के आसपास ऑयल मिलेगा। सनफ्लावर सूरजमुखी में ये लगभग 45 से 50% के आसपास मिलेगा। नाइजर में आपको मिलेगा 35 से 45% के आसपास ऑयल मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑयल कंटेंट है। अब यहाँ पर कुछ फाउंडर्स एंड देयर डिफरेंट फील्ड है, जैसे कि हमने बात, ये हम सारा आगे पढ़ेंगे जब हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जैसे जीरो टिलेज किसने इन्वेंटेड किया? तो जेबी ट्रिपलेट ने। लेकिन टिलेज की अगर बात करो, ये टिलेज की बात करो, भू परिष्कर की बात करो, तो वो जेंटर टूल ने दिया। जेंटर टूल ने वीड साइंस, वीड वर्ड भी दिया, याद रखना, जेंटर टूल ने वीड वर्ड भी दिया है, ठीक है, और टिलेज वर्ड भी दिया है। और वीड साइंस के फादर भी किसको बोलते हैं? जेथरो टूल को बोलते हैं। फादर ऑफ वीड साइंस, खरपतवार विज्ञान के पिता किनको बोलते हैं? जेथरो टूल को। वीड शब्द भी उन्होंने दिया, टिलेज शब्द भी उन्होंने दिया। लेकिन अगर बात करते हैं जीरो टिलेज की, तो जीरो टिलेज जो है जेबी ट्रिपलेट ने दिया, ठीक है। यूएसए का कॉन्सेप्ट है जीरो टिलेज और मिनिमम टिलेज, ठीक। इकोनॉमिक फादर पीटर डेक्रेसन जी है। पेडोलॉजी के डाकूचेव है। सोयल साइंस के भी डाकूचेव है। गोल्डन रिवोल्यूशंस के जो है केएल चड्डा है। फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट के जेबी वॉशिंगाल्ट है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जेबी लिविक है। 1840 में इन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। लॉ ऑफ मिनिमम का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी आपका पौधे के अंदर, पौधे की जो वृद्धि है वो सीमित हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। अगर एक भी न्यूट्रिएंट लिमिटेड है, एक भी न्यूट्रिएंट, एक भी पोषक तत्व अगर कम मात्रा में है और बाकी सब आपने अच्छी मात्रा में दे रखे हैं, तो वो पौधे की ग्रोथ फिर भी लिमिटेड हो जाएगी। इसलिए जितने भी पोषक तत्व उसको चाहिए वो सारा प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए, ठीक। फिर क्या है यहाँ पर? माइक्रोबायोलॉजी के कौन है? विनोद अग्रस्की है। सेल टेस्टिंग टेक्निक के एमएल ट्रोक है। एग्रोमेट्रोलॉजी इंडिया एल ए रामदास है। एग्रोमेट्रोलॉजी वर्ल्ड की बात करो डीएन वालिया है। इकोलॉजी के रेटर है। इंडियन इकोलॉजी के आर मिश्रा है। इकोनॉमिक इकोलॉजी के स्वामीनाथन है। फॉरेस्ट पैथोलॉजी के रॉबर्ट हेरिंग है। फ्रूट एंड वेजिटेबल के निकोलस एपार्ट है। ये आपको लर्न करना है, ये टेबल इज इट इज आपको मिल जाएगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग के पॉल बर्ग है। हाइब्रिडाइज इंडिया की बात करो तो ई एस सिद्दीकी है। वर्ल्ड में कौन है? यान लिंग पिंग, वाई है ना, एल पिंग है, वाई एल पिंग। 1970 में जो है चाइना के अंदर सबसे पहले शुरू हुआ था हाइब्रिड बीट। 1994 में भारत के अंदर शुरू हुआ था, ठीक है। तो ई एस सिद्दीकी जो है भारत के अंदर हाइब्रिड राइस के फादर बोले जाते हैं और वर्ल्ड में वाई एल पिंग को बोला जाता है, वाई एल यंग पिंग जो भी है, ठीक। ये सारा हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे ना ये कॉन्सेप्ट जब क्रॉप के साथ, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ आएगी। सीड टेक की बात करें तो नोब उसके फादर है। पीसीआर टेक्निक के फादर जो है मूलिस है। अब यहाँ पे जैसे आइडियोटैप कॉन्सेप्ट किसने? डोनाल्ड ने। हम इसके बारे में पढ़ेंगे आइडियोटैप कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। आइसोटैप कॉन्सेप्ट क्या होता है? मान लो एक ही क्रॉप के अंदर वो जो है कई सारे प्लांट है, कई सारे प्लांट में से एक प्लांट जो है उन सभी में क्या है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, उत्कृष्ट प्लांट है, तो उसको हम बोल देते हैं क्या? आइडियोटैप प्लांट, ठीक है। मान लो एक पिताजी के जो है 4 बेटे हैं, ठीक है। एक पिताजी के कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। अब पिताजी चाह रहे थे कि मेरे जो 4 बच्चे हैं उनमें ये कैरेक्टर होना चाहिए। कौन कौन से कैरेक्टर होना चाहिए? कि भाई जो मेरे जो बच्चे हैं वो सब समझदार होना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में अच्छे होना चाहिए और आदर सम्मान सबका वो करें, ठीक है, और धर्म में बहुत जो है लाभ लें। इस तरीके के कैरेक्टर होना चाहिए चारों बच्चे में। लेकिन जो पिताजी ने जो कैरेक्टर बताए वो सभी कैरेक्टर जिस बच्चे में होते हैं वो क्या होता है? आदर्श बच्चा कहलाता है, मतलब वो आइडियल बच्चा कहलाता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो पिताजी ने कैरेक्टर बताया वो सारे कैरेक्टर सभी बच्चों में हो, किसी एक में हो सकते हैं।
तो जिसमें वो कैरेक्टर होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, आइडियल जो है बच्चा बोल सकते हैं, आइडियल सन बोल सकते हैं, आदर्श बच्चा बोल सकते हैं। ठीक, इस तरीके से प्लांट में भी होता है। तो आइडियोटाइप का जो कॉन्सेप्ट है, आइडियल प्लांट का जो कॉन्सेप्ट है, वो डोनाल्ड ने दिया था 1968 के अंदर। उसका मतलब यही है कि एक जो प्लांट होता है वो बाकी सब प्लांट्स से बहुत उत्कृष्ट होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, उसी को हम आइडियोटाइप प्लांट बोल देते हैं। और आइडियोटाइप मॉडल आगे पढ़ेंगे। ये वाई.एल. पिंग जो है हाइब्रिडाइज के कॉन्सेप्ट दिया था, एस. नागार्जुन ने सुपरवीट का कॉन्सेप्ट दिया था, बिजेरिंग राइजोबियम का कॉन्सेप्ट दिया था, लिन सिंको ने वर्नलाइजेशन का, डोनाल्ड ने हार्वेस्टिंग इंडेक्स का कॉन्सेप्ट दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन। ये क्वेश्चन पटवारी में पूछा हुआ है किसी शिफ्ट में, है ना, हालांकि वो किस में पूछा हुआ है, तो बायोलॉजी वाले पार्ट में पूछा हुआ है। एफ. वेंट ने थर्मोपीरियोडिज्म वाला कॉन्सेप्ट दिया। ये सब बताऊंगा, थर्मोपीरियोडिज्म होता क्या है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है, ये सब हम कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इग्नोपोर्टिकस ने गोल्डन राइस दिया जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फ्रीड एंड डीन ने ए वैल्यू कॉन्सेप्ट दिया। ए वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको भी डिटेल में बताऊंगा। जनरली आपको कोई बताता नहीं है कि ए वैल्यू कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। परिहार ने यहाँ पे IWCPA रेशियो दिया, इसको भी डिटेल में बात करेंगे। ये इरिगेशन वाला पार्ट है ये। ठीक है, हम शेड्यूलिंग करते हैं ना इरिगेशन को कि हम कितने दिन में इरिगेशन देता है। जैसे गेहूं में हम 6 इरिगेशन देते हैं, 21 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, 60 दिन के बाद, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, डॉक्टर गौतम ट्रांसप्लांटिंग इन परमिलेट में भी ट्रांसप्लांटिंग होती है। सीडेट 2 kg के आसपास लगती है, जनरली 5 से 7 kg है, लेकिन ट्रांसप्लांटिंग के समय 2 kg सीडेट लगती है। कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस ये नीची पोरीविक ने दिया है, और ये जो है हार्वेस्टिंग इंडेक्स सेम है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स को ही कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस बोला जाता है। ठीक है, सीटी पटेल H4 वेराइटी जो है काटन की इन्होंने डेवलप की थी। डॉक्टर सात्री जया वेराइटी। ठीक है, JB लिबिक हमने बोल दिया, लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। ब्लैकमैन ने जो दिया था लॉ ऑफ मिनिमम लिमिटिंग फैक्टर दिया था। विलकॉक्स ने इनवर्स इल्ड नाइट्रोजन लॉ दिया था। वॉटसन ने दिया था लीफ एरिया इंडेक्स। इन सब के बारे में डिटेल में मैं आगे बात करूंगा। मैंने यहाँ पर एक जगह इसको कलेक्ट कर दिया है क्योंकि इनसे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो आपसे डायरेक्ट एक ही जगह आप सारी चीज़ें याद कर लो। ठीक है, बाकी इनके सबके बारे में बात करेंगे। एग्रोबायोलॉजी का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है आरयू के अंदर। ठीक है, तो ये इसका साइंटिस्ट भी पूछा जा सकता है, विलकॉक्स ने दिया है। इसी तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आपको सारा आपको याद करना है। फिर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। कुछ जो फैमिलीज हैं उनके नाम जो है चेंज हुए हैं, जैसे थियासी। थियासी किसका है, कैमिलियसी, 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 कैमिलियसी किसका, चाय का। टी की जो फैमिली है उसको थियासी भी बोला जाता है, कैमिलियसी भी बोला जाता है। लेमियसी, इसको लेबिएटी भी बोलते हैं, लेबिएटी, लेबिएटी ये किसका है, लगभग तुलसी का है, तुलसी का बॉटनिकल नेम है। सोलेनेसी को नाइट शेड भी बोलते हैं, NIGHTSHADE, नाइट शेड भी बोला जाता है। एस्टेरेसी को कंपोजिटी बोला जाता है, कंपोजिटी, जैसे अपना सनफ्लावर और जो अपना क्राइसेंथेमम है, कुसुम है। ब्रेसिकेसी को क्रूसीफेरी भी बोला जाता है, क्रूसीफेरी भी बोला जाता है। और फेबेसी पेपिलिनेसी को लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी भी बोला जाता है। और ग्रेमिनी को पोएसी भी बोला जाता है, पोएसी भी बोला जाता है। तो ये कुछ वेराइटीज़ के अदर नाम है। ठीक है, अभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया, पर आपको पता होना चाहिए कि किसकी फैमिली को क्या बोला जाता है। अब कुछ यहाँ पर आपको क्या दिया गया, मॉइस्चर कंटेंट और क्रॉप। मॉइस्चर कंटेंट दिया है हार्वेस्टिंग के टाइम का और स्टोरेज के टाइम का। ठीक है, तो ये जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो राइस में हार्वेस्टिंग के टाइम पे लगभग 23% के आसपास मॉइस्चर होना चाहिए और स्टोरेज के टाइम पे लगभग 14% के आसपास होना चाहिए। ठीक है, वीट में हार्वेस्टिंग के टाइम पे 25 से 30% होना चाहिए और स्टोरेज के टाइम पे 12% के आसपास, वही 11 से 12% होना चाहिए। सोयाबीन में हार्वेस्टिंग के टाइम पे 16 से 17%, स्टोरेज के टाइम पे 13 से 14% होना चाहिए। ठीक है, देखो बच्चा लोग एक बात बताता हूँ, मुझे अभी ना कई लोग बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आप इतना पढ़ाते हो बिल्कुल एक्सप्रेस ट्रेन की तरह, बीच में आप कोई मजाक मस्ती नहीं करते हो। तो भाई ज़रूरत क्या है मजाक मस्ती करने की, है ना। मजाक मस्ती के लिए हमारे पास यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, आप कुछ भी देख सकते हो। आपको टाइम पास करना हो, मजाक करना हो, या आपको एंटरटेनमेंट करना हो, मनोरंजन करना हो, तो यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा है। तो मेरा जो पर्पज़ है ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है। ठीक, और मेरा काम ही यही है। अगर मैं बीच में आपसे फालतू बातें करूँ, मजाक मस्ती करूँ, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता। मेरा काम है कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ा देना, ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो, टाइम खराब ना हो, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए ग्राउंडनट की बात करो तो इसमें लगभग 30 से 40% चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम में और लेस देन 8%। अब मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ये मसला ही खत्म। सीरियल की बात करते हैं, पल्सेस की बात करते हैं और ऑयल सीड की बात करते हैं। ठीक है, ये अनाज हो गई, ये दाल हो गई और ये तेल हो गया। ठीक, हिंदी वाले सीरियल में लगभग आपको याद क्या रखना है, लगभग 12 से 14% के आसपास, लगभग, या 10 से 12% याद रख लो। ठीक है, क्या याद रखो, 10 से 12%। राइस का अलग से याद कर लेना कि 14% है। पल्सेस में आप याद रखो 8 से 10% के आसपास आपको चाहिए।
और ऑयल सीड में लेस देन 8%, मतलब 6 से 8%। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रख लेना, तो कहीं भी आप मार नहीं खाओगे इन सब चीज़ों में। ये स्टोरेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, स्टोरेज वाले में बात कर रहा हूँ। सीरियल में 10 से 12, पल्सेस में 8 से 10 और ऑयल सीड में 8 से कम। तो मूंगफली अपनी क्या है, ऑयल सीड है, तो इसमें क्या लगेगा, 8 से कम। सोरगम इसमें लगभग चाहिए हमें 21 से 24, हार्वेस्टिंग के टाइम पे, स्टोरेज के टाइम पे वही 12% के आसपास। मेज में चाहिए हमें 20 से 25 और इसमें चाहिए 12% के आसपास, 10 से 12% आप बोल सकते हो। बार्ले में कितना चाहिए, 18 से 20% चाहिए हार्वेस्टिंग टाइम पे, इधर चाहिए 12%। पर मिनट में लगभग चाहिए हमें 20 से 25 और यहाँ चाहिए हमें 12%। पल्सेस की बात करो तो लेस देन या 8 से 10 आप बोल सकते हो, 8 से 10%। ऑयल सीड में चाहिए लेस देन 8%, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी याद रख सकते हो, इनसे आपको तीनों काम बन जाएगा। और अलग अलग याद रखना हो तो ये आप याद कर सकते हो। पूछा कुछ भी जा सकता है एग्जाम में, और ये सब सिलेबस का ही पार्ट है। कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं सर जनरल एग्रीकल्चर में आप क्या पढ़ा रहे हो, जनरल एग्रीकल्चर में तो सिर्फ एग्रीकल्चर एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन इंडियन इकोनॉमी, बस इतना ही लिखा है। भाई ये सब ये आगे हम क्रॉप में पढ़ेंगे, लेकिन क्रॉप में हम कई बार जो है ना इन चीज़ों को छोड़ देते हैं और मेन चीज़ें वेराइटीज़ याद कर लेते हैं, सीटेड याद कर लेते हैं, और जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सीटेड वगैरह है, फर्टिलाइजर वगैरह है, और यही याद कर लेते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने एक जगह कलेक्ट किया हुआ है, आपको आसानी रहेगी इन सब चीज़ों को पढ़ने में, और आपको नोट्स भी तो मिल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे कुछ है इसमें, आगे कुछ नहीं है। तो बच्चा लोग आज जो लगभग हमारा जो है ये जनरल एग्रीकल्चर वाला पार्ट कंप्लीट है, और मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आपको सिर्फ एक लेक्चर और लेने वाला हूँ। जिन बच्चों को ये रहता है कि सर आपने सिलेबस का नहीं करवाया, तो एग्रीकल्चर एंड इट्स इम्पोर्टेंट इन इंडियन इकोनॉमी, ये पार्ट हालांकि मैं आपको करंट अफेयर में कवर करवाता, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर करंट अफेयर ही है कि भाई इंडियन एग्रीकल्चर में, इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या रोल है। तो भाई जीडीपी इतना % एग्रीकल्चर से जा रही है, लैंड होल्डिंग इतनी है, यही सारी चीज़ें पता है, कितना जो है क्रॉपिंग एरिया है, कितना जो है हमारा इरीगेटेड एरिया है, यही सारा जो है इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का रोल है। ये मैं आपको करंट अफेयर में करवाता ही, लेकिन जिन बच्चों को सिलेबस की पढ़ी है या सिलेबस से काम करना है, तो मैं उसको ये लेक्चर जनरल एग्रीकल्चर में ही करवा दूंगा, ताकि जिनको सिलेबस का भी लग रहा है ना कि सर ये छूट गया हमारा जनरल एग्रीकल्चर में, उनका भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक लेक्चर बस ये रहेगा, ये करवाने के बाद अपना जो है आपका एग्रोनॉमी वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है आज मेरा एक ही लेक्चर हो, उसका रीज़न है कि भाई आज जो है ना मेरा बेटा है 2 साल का, उसकी तबीयत कल रात से ख़राब है। वो अपने मामा के घर था, रात की 12 बजे उसके मामा घर छोड़ने आए मेरे घर, ठीक, और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो 1 मिनट भी मुझे नहीं छोड़ रहा है। अभी शाम में जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ा के मैं आपको लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हो सकता है अगर मुझे टाइम मिला तो अगला लेक्चर भी रिकॉर्ड कर दूंगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेके आपका जो टाइमली जो कोर्स होना चाहिए वो हम करवाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने 5 दिन आपका प्लस माइनस लिया है कि जहाँ 75 दिन लगने में 80 लग सकते हैं, 82 लग सकते हैं, लेकिन आपका 8 से 10 दिन मैं बचा लूँगा रिवीजन के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।